नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ आपको फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के मेंबर मुमताज बलूच दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और जगहों पर ये बलूचिस्तान के कॉज के लिए लड़ रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए जो लड़ाई है, ये कहां पर खड़ी है, और बलूचिस्तान के संघर्ष और हिस्टोरिक फैक्ट्स को जानना और समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो मुमताज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे टाइम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए और हमारी आवाज़ अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हमें आवाज़ों की ज़रूरत है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप उन आवाज़ों में से एक बनी हैं। थैंक यू मुमताज। मेरा काम है लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाना। आप जानते ही हैं जो कुछ हुआ है अभी बीते दिनों में बलूचिस्तान में। बीएलए और जो पाकिस्तानी आर्मी है, दोनों अलग अलग दावे कर रहे हैं, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, उन पर मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले बलूचिस्तान की ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किस लिए है, ये लड़ाई क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान तो बार बार यही कहता है कि बलूचिस्तान और उसके राजा ने तो हमारे को सहमति दी थी, हमारे पास वो दस्तावेज मौजूद है। और वो ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी बाहर से जाता है, आप उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं, आप उसे मार देते हैं। उनका नैरेटिव है कि गरीब लोगों को मारा जा रहा है, मजदूरों को मारा जा रहा है बलूचों द्वारा। देखें, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे राजा ने उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया है, एक्सेशन ट्रीटी वगैरह, तो वो एक ऐसी हकीकत है कि दोनों तरफ से अलग-अलग नैरेटिव्स हैं। लेकिन अगर आप उस फैक्ट को देखें, तो जो बंदा आपके साथ एक्सेशन ट्रीटी करता है, तो उसके बाद आप उसको जेल में नहीं डालते, वो आपका दोस्त बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जिस बंदे से वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन किया है, उसी बंदे को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एग्रीमेंट जब भी कहीं पे होता है, तो दोनों पार्टीज़ इकट्ठी बैठती हैं और उस एग्रीमेंट पे दोनों तरफ से साइन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एग्रीमेंट हम ये समझते हैं, बल्कि तारीख हमें ये कहती है कि वो एग्रीमेंट अंडर ड्यूरिस था। उन पे ज़बरदस्ती उनसे साइन लिए गए, लेकिन उस एग्रीमेंट से पहले उन्होंने बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाके ज़बरदस्ती, ब्लैकमेलिंग, धौंस, धमकी, लालच और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने अंदर शामिल कर लिए थे। तो इस एग्रीमेंट की वो इस तरह की कोई कानूनी वज़न नहीं बचता। अगर वैसे भी अगर कानूनी वज़न बचता भी हो, तो दुनिया में ये एक रिवाज है कि जहाँ कहीं पे भी लोग इस तरह की कोई आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ पे उनको रेफ़रेंडम का एक हक दिया जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के मसले में हम रेफ़रेंडम डिमांड नहीं करते, लेकिन वैसे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आपको इतना ही है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ हैं और वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ मिल के चलना चाहते हैं वगैरह-वगैरह, तो एक रेफ़रेंडम करा लें, पता चल जाएगा कि हम्म। कितनी ये बलोच अवाम आपके साथ है। दूसरी बात, जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे गरीबों को मारा जाता है, मज़दूरों को मारा नहीं नहीं, जाता मैं नहीं कह रही हूँ ये, मैं नहीं कह रही, है। बिल्कुल आपने नहीं कह सवाल रही आप। पूछा, आपने सवाल हाँ, पूछा, आप जो जो वहां पर इस्टेब्लिशमेंट है मैं आपको पाकिस्तान में। सिर्फ़ एड्रेस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ हाँ आपको हाँ। एड्रेस कर रहा हूँ हम्म। कि जो नैरेटिव है पाकिस्तानी, ये नैरेटिव स्पेशली बना रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान में कौन-सी इंडस्ट्रीज़ हैं कि वहाँ पे मज़दूर मज़दूरी करने आते हैं। बलूचिस्तान एक खुश्क ज़मीन है, जहाँ पे लोगों को पीने का साफ़ पानी भी नहीं मिलता। वहाँ पे बच्चों के पैरों में जूते नहीं होते 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, और वहाँ पे अगर कोई ये कहता है कि वो मज़दूरी करने आता है, तो बंदा परेशान हो जाता है, या उसको समझ नहीं आती कि वो किस चीज़ की मज़दूरी। दरअसल ये मज़दूर के नाम पे, ये गरीब के नाम पे पाकिस्तानी रियासत के मुख़बर हैं, वो उनके इन्फॉर्मर्स हैं, उनके फ़ौजी हैं, उनके सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ रूपों में आके लोगों की मुखबरियाँ करते हैं, लोगों को पकड़वाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। बलूचिस्तान में मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ है, अगर है तो वो सामने लाएँ कि भई ये इंडस्ट्री है, इसमें इतने मज़दूर काम करते हैं,
यहाँ पे ये प्रोडक्शन है, यहाँ पे इस तरह की कोई सहूलत है। हम हम्म। लोग खुद भूखे हैं, हम लोग खुद अपने लिए परेशान हैं और कोई बाहर से आके कहे कि मैं यहाँ पे मज़दूरी करने आया हूँ, तो बंदा परेशान हो जाता है कि कैसी मज़दूरी है। ये मज़दूर नहीं है, ये गरीब नहीं है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार हैं। और जो लोग मरते हैं, फिर वहाँ से सोशल मीडिया में शायद आप भी देखती होंगी, दूसरे लोग भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया में वो फिर क्लेम होते हैं कि वो इन यूनिफ़ॉर्म ऑफ़िशियल्स होते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में उनको मज़दूर का नाम दिया जाता है। मज़दूर नहीं है, ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव है। बलूचिस्तान के जो स्ट्रगल है, उसको बदनाम करने के लिए, उसको इंटरनेशनली या फिर जो सिविलाइज़्ड और डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उनके बीच जो एक हमदर्दी है बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के स्ट्रगल के लिए, वो चाहते हैं कि उसको कम कर सकें। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बलोच जो है उन्हीं को मारते हैं जो कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, राइट? दिस बिल्कुल, इज व्हाट यू जस्ट सेड। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लॉक जो है उसको पीछे घुमाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ आप बताएं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान यानी जो बलोच लोगों की जमीन है, जो बलोचों का स्थान है, वहां पर आपकी लड़ाई पाकिस्तान से, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड आप थोड़ा सा बताइए। आपको पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से क्या क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में भी आप बताइए मुझे। बलूचिस्तान देखिए पाकिस्तान तो अगर आप 7 दहाइयाँ पीछे चले जाएँ तो पाकिस्तान आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हम्म। पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ के बनाया गया था, जबकि बलूचिस्तान उस वक़्त भी था, एक मुल्क की हैसियत से, उसकी रिकॉग्निशन थी, वो हिंदुस्तान का हिस्सा भी नहीं था। अंग्रेज़ों ने आके बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया, उसको 3 टुकड़ों में बाँटा, एक टुकड़ा ज़मीन का एक हिस्सा ईरान के साथ मर्ज किया गया ज़बरदस्ती बलूचों के विल के अगेंस्ट, एक हिस्सा अफ़गानिस्तान में शामिल किया गया और एक हिस्सा फिर भी बाकी बचा जो 11th अगस्त 1947 को उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। मतलब पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वो 14th अगस्त को उसको इंडिपेंडेंस मिला है। बलूचिस्तान को उससे 3 दिन पहले 11th अगस्त को इंडिपेंडेंस मिला, जो हम्म। रिकॉग्नाइज़ किया गया। पाकिस्तान ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन 9 महीने के बाद 27th मार्च 1948 को बलूचिस्तान पे फ़ौजकशी की गई विद द माइट एंड फ़ोर्स और बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया गया। इससे पहले साज़िशें हुई ज़रूर। पहले ये ऑप्शन रखा गया बलूचों के सामने कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हों, लेकिन जो बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, उन्होंने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और इस रिजेक्शन के बाद फिर उन्होंने फ़ोर्स यूज़ किया और बलूचिस्तान पे फ़ौजकशी की गई, बलूचिस्तान पे हमला किया गया और बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया गया। कब किया गया बलूचिस्तान पे हमला? 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पे कब्ज़ा हुआ और हम्म। तब से लेकर आज तक जोर जबरदस्ती से ये कब्जा हुआ, आप ये कह रहे हैं? फ़ौजकशी की गई, फ़ौजकशी हम्म। मिलिट्री यूज़ हुआ और हम्म। लोग मरे और बलूचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस थी उसको ख़त्म किया गया और उसपे कब्ज़ा किया गया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के रिसोर्सेज़ लूटे जा रहे हैं, उनको प्लंडर किया जा रहा है बहुत बेदर्दी से और रिसोर्सेज़ हमारे लिए प्राइमरी इश्यू नहीं है। प्राइमरी इश्यू हमारा जो है, वो ये है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म किया गया है, हमें पाकिस्तानी बनाया गया है, जो हमारे लिए सबसे मुश्किल बोझ है। रिसोर्सेज़ ऐसे हैं कि अगर आप खुद भी निकालते हैं या फिर किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं उनके ज़रिए उनका इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हमारा सबसे बड़ा हम्म। इश्यू है कि इस वक़्त हम दुनिया में पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाते हैं, जो हम हैं नहीं। हम्म। हमारी एक अलग तारीख़ है, हिस्ट्री है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, हमारा सब कुछ पाकिस्तान से डिफरेंट है। तो किस तरह से हम पाकिस्तानी बनने पे राज़ी हो सकते हैं? हमारा सबसे मेन इश्यू तो इंडिपेंडेंस इसीलिए हम माँगते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म की गई है। हम अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। और वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी बलोच है, बलोचियत है, बलोचिस्तान है। पाकिस्तान तो किसी सूरत भी नहीं।
लेकिन पाकिस्तान तो ये कहता है कि पाकिस्तान ने आपके लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अभी मैं कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करी थी, तो उन्होंने ये ज़िक्र किया कि करीब 2000 अरब पाकिस्तानी रुपया एलोकेट किया गया है बलूचिस्तान के लिए। आप उस पर क्या कहेंगे? 2000 नहीं, 10,000 अरब भी एलोकेट करें, लेकिन हम पैसे के लिए, हमारा मसला पैसा है ही नहीं। हमारा जो कोर इशू है, बुनियादी इशू है, वो ये है कि हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए। हम, ज़मीन हमारी है, वो तारीखी तौर पे हमारी, हिस्टोरिकली हम उस पे रहे हैं, सदियों से, हज़ारों सालों से हमारी एक हम्म। सिविलाइज़ेशन है, उसको ख़त्म किया गया है। और हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको पाकिस्तानियत में बदलना नहीं चाहते। हम एक अलग शनाख्त रखते हैं। हमारी जो मॉरलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से डिफरेंट हैं और पाकिस्तानी लोगों से डिफरेंट हैं। और बाकी जहाँ तक ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्होंने पैसा दिया है 2000 अरब, पता नहीं कितने जो वो क्लेम करते हैं। पहली बात तो ये है कि वो पैसा दिया किसको गया है। उसी पैसे से पाकिस्तानी फ़ौजी जनरल जो हैं, वो अपने एम्पायर्स खड़ी कर रही हैं। जो कॉमन मैन है, जो ग्रास रूट पे बलोच है, उसको आज भी, जैसे मैंने पहले कहा था, 50 हम्म। डिग्री सेंटीग्रेड में उसके बच्चे के पैर में जूता नहीं है। उसको पीने का साफ पानी नहीं मिलता। उसको अगर आज भी तुर्बत बलूचिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी, जहाँ से मेरा ताल्लुक हम्म। है। वहाँ पे आज भी बहुत बड़ी तादाद में औरतें, जो फीमेल्स हैं, वो डिलीवरी केसेस में उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनको टाइमली हॉस्पिटल्स की सहूलत नहीं मिलती। तो वो किस चीज़ के 2000 अरब रुपए बलूचिस्तान को दे रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वहाँ पे है सिस्टम, या जो उसकी हालत है, वो वजूद ही नहीं रखती, दैट डज़न्ट एक्जिस्ट। जी। अ, जहाँ तक वो पाकिस्तानी ये क्लेम करते हैं कि बलूचिस्तान में 2000 अरब रुपए खर्च किए गए, उनको ग्रांट दिया गया है बलूचिस्तान को। पहली बात तो ये है कि इश्यू पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, इश्यू ऑक्यूपेशन है। तो जब तक उस ऑक्यूपेशन को रोल बैक नहीं किया जाता और बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उस वक़्त तक आप जितने भी पैसे बलूचिस्तान में बहाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि वो पैसे जो आप क्लेम करते हैं कि आपने दिए हैं बलूचिस्तान को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आई एम नॉट टेकिंग हम्म। इट एज़ समथिंग दैट आई इश्यू, इट इज़ एन इश्यू। I'm just countering the argument for the sake of argument that अगर वो पैसे आपने दिए हैं, तो उन्हीं पैसों से आपके जर्नैल एम्पायर खड़ी कर रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा एक नाम है पाकिस्तानी आर्मी में। वो हम्म। पहले डीजी आईएसपीआर था और फिर उसको कोर कमांडर क्वेटा लगाया गया और बलूचिस्तान पूरा उसके अंडर आ गया। तो आज पाकिस्तान की ही मीडिया उसके सारी दौलत के राज़ आउट कर रहा है और पब्लिक कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी बिज़नेस एम्पायर खड़ी की है। एक आर्मी जनरल की जितनी सैलरी है, उस हिसाब से तो उसके जो बिज़नेस एम्पायर है, वो मैच ही नहीं करता। हम्म। मतलब जो पैसे आप क्लेम करते हैं कि आप बलूचिस्तान पे खर्च कर रहे हैं, दरअसल वो पैसे बलूचिस्तान पे खर्च नहीं होते, बल्कि उन्हीं जर्नैलों की जेब में जाते हैं जो पाकिस्तान ने वहाँ पे अपॉइंट किए हैं। हम्म। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान तो ये क्लेम करता है कि बलूचिस्तान में एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। वहाँ पे एक हम्म। चीफ मिनिस्टर है जो बलोच है, पाकिस्तान के क्लेम है ये सारे, कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो बलोच है। लेकिन वो बलोचों का नुमाइंदा नहीं है। ही इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलोच। वो पाकिस्तान की डेथ स्क्वाड का एक सरबराह है, सरफराज बुगटी। उसकी वीडियोज़ पड़ी हैं, उसकी तस्वीरें पड़ी हैं सोशल मीडिया में, वो उसके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले की हैं, कि किस तरह से वो पाकिस्तानी फ़ौज का वहाँ पे डेथ स्क्वाड चला रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को कत्ल कर रहा है, लोगों को अगवा कर रहा है, उनको एनफोर्स डिसअपीयर कर रहा है। ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि बलूचिस्तान में एक पार्लियामेंट है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वो बलोच है।
लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। बलूचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, पाकिस्तान के पास एक एक पूरी मीडिया मशीनरी है, उसके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन हुँ, फिर भी उस सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद भी पाकिस्तान को इस वक़्त डिफेंसिव पोज़ीशन में जाना पड़ता है। अ, वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान क्लेम करता है, वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुँचती। जैसे मैंने पहले बताया था कि वहाँ के बच्चे के पैर में आज भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जूता नहीं है। वहाँ हुँ, पे तुर्बत, मैंने पहले भी बताया था कि तुर्बत बलूचिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ से मेरा ताल्लुक है। हुँ, वहाँ पर आज भी फीमेल्स डिलीवरी केसेज़ में उनकी डेथ होती है। क्यों? इसलिए कि वो किसी हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाते। उनको वो मेडिकेशंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वो डिलीवरी केसेज़ में भी उनकी डेथ हो जाती है। हालाँकि आजकल तो ये कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हुँ, बलूचिस्तान का एक सेनेटर पाकिस्तानी सेनेटर था, डॉक्टर इस्माइल बुलेदी, वो क्लेम करता है कि मैं 10 साल से सेनेटर हूँ, लेकिन मेरे इलाके में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे लेडी डॉक्टर तक नहीं है। ये हुँ, वो पाकिस्तानी मीडिया में क्लेम करता है, जिसकी आज भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो ये 2000 अरब रुपए अगर पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो बलूचिस्तान को ग्रांट की सूरत में दे रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? ये हुँ, फिर भी आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट आउट ऑफ इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। ये मेरा हमारा आर्गुमेंट नहीं है कि हमें पैसे चाहिए, हमें फंड्स चाहिए, हमें ग्रांट्स चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हुँ, और ये जो ग्रांट्स हैं, ये बलूचिस्तान से कमाए गए गए हैं, जस्ट पीनट्स। व्हाट यू आर अर्निंग फ्रॉम बलूचिस्तान, इट्स जस्ट पीनट्स। गैस आप बलूचिस्तान से उठा के ले जा रहे हो, मार्बल आप बलूचिस्तान से उठा के लेके जा रहे हो, आपने हमारी मैरीन लाइफ को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो आप ब्लैक में लेके जा रहे हो, आप गोल्ड लेके बलूचिस्तान से जा रहे हो। ये जो आप देने का क्लेम करते हो, ये तो पीनट्स हैं। ये अगर हिसाब-किताब आ जाए तो पंजाब का एक-एक फर्द, एक-एक बच्चा बलूचिस्तान का कर्ज़दार हो। लेकिन वो हमारा आर्गुमेंट नहीं है। आपने जितना ले लिया, आपने लिया। लेकिन अब नहीं, अब बलूच जितना कर सकता है कोशिश करेगा कि उस लूट-खसूट को, उस प्लंडर को, उस एक्सप्लॉइटेशन को रोके और बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे दुनिया के नक्शे पे लेके आए। हुँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अभी ये जो पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई की नौबत आई कैसे? पहले पाकिस्तानी स्टेट के साथ आपने कहा कि मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, वहाँ से बलूचिस्तान जुड़ा, लेकिन उसके बाद ये पूरा संघर्ष जो है, ये किस रूप में सामने आया है? किस अब तरह की ये स्ट्रगल रही है? पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने, जो बलोच लीडरशिप है, उसने काफ़ी चांसेस दिए हुँ, कि शायद कहीं पे कोई बात बन सके, कोई डेमोक्रेटिक तरीके से, बगैर वायलेंस के, खून खराबे के बगैर, जानों के ज़िया के बगैर। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही यही तरीका अपनाया कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती सप्रेस करके, लोगों को दबा के, बंदूक की नोक पे अपना जो तरीक़ाकार है, वो आगे बढ़ाए। अब ये आज की जो स्ट्रगल है, आज शायद आप इसको देख रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल है। बलूचिस्तान पे कब्ज़ा होने के दिन से लेकर आज तक बलोच किसी न किसी तरह से एक रेज़िस्टेंस कर रहा है। उस रेज़िस्टेंस में फ़ेजेज़ आए हैं, मुख्तलिफ़ उतार-चढ़ाव आए हैं। कभी तेज़ हो जाता है, कभी थोड़ा-सा कम हो जाता है। ये तो स्ट्रगल्स के तरीक़ेकार हैं, फ़ेजेज़ हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि बलोच लीडरशिप ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, उसका हिस्सा बने और यही कोशिश की कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से बगैर वायलेंस के अपना जो बेसिक राइट है, वो हासिल करने में कामयाब हों। लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में बलोच को क्या दिया? उन्होंने बलूचिस्तान की जो मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान की पूरी तारीख़ में एक ही दफ़ा जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे बलूचिस्तान के, वो नेप के ज़माने में था, नेशनल अवामी पार्टी, जिसमें सरदार अताउल्लाह मेंगल चीफ़ मिनिस्टर थे। हुँ, लेकिन
उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने उस हुकूमत को तोड़ दिया और उन पे इल्ज़ाम लगाया कि जो इराक एम्बेसी से कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बरामद हुई हैं, उनका इल्ज़ाम लगाया कि ये बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लिहाज़ा इसको बुनियाद बना के उस हुकूमत को ख़त्म किया गया और जो बलोच लीडरशिप है, उसको सबको उठा के जेलों में डाल दिया। हुँ, उसके बाद हमारे जो एल्डरली लीडर्स थे, जिनको बलोच सोसाइटी में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी। आप नवाब अकबर खान बुगटी की मिसाल ले लें। हुँ, नवाब हुँ, हुँ, अकबर खान बुगटी जो था वो आखिरी टाइम तक भी पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर रहा था और डिमांड उसकी ये थी कि जो रेप का एक वाक़या हुआ था उसके इलाके में, उस रेप के वाक़ये को इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो कल्प्रिट है, उसको सज़ा दी जाए। लेकिन हुँ, जो कल्प्रिट था चूँकि वो फ़ौजी था तो उन्होंने ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की और ताकत के इस्तेमाल करने की वजह से उन्होंने नवाब अकबर खान बुगटी को, जिसको बलूचिस्तान में एक बहुत रिस्पेक्टेड फ़िगर के तौर पे देखा जाता था, उनको उठा के अपने घर से बेघर कर दिया। वो पहाड़ों में जाने पे मजबूर हो गए। और वहाँ पे जाके उनको शहीद किया गया, उनको मर्डर किया गया। मर्डर करने के बाद आप इस तरह के किसी एल्डरली रिस्पेक्टेड फिगर को उसका जनाज़ा तक नहीं होने देते और उसके जनाज़े को उसकी जो डेड बॉडी है आप क्लेम करते हैं कि वो डेड बॉडी उन्हीं की है, हमने तो नहीं देखी। लेकिन अगर आपके क्लेम को ही मान के आगे जाया जाए, तो उसको एक ताबूत में बंद करके आपने उसपे ताले लगा दिए। उसके जो इमीडिएट फैमिली है, उस तक को वो बॉडी नहीं दिखाई गई और 4 लोगों को जमा करके खुद दफना दी। मतलब इस तरह से जो ह्यूमन डिग्निटी है, आप उसको इस तरह से डिसरिस्पेक्टेड तरीके से अगर पेश करेंगे, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? जो हम नॉर्मल आम बलोच हैं, हमें हमें क्या क्या मैसेज मिलेगा आपकी तरफ से? कि आप हमारी किसी बात को नहीं सुनते, आप हमारी किसी बात को नहीं समझते। आप जो हुँ, डेमोक्रेटिक और सिविलाइज़्ड तरीका है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मिल-बैठ के बात की जाती है और उस मसले का कोई हल निकाला जाता है। लेकिन आपके पास हल का जो तरीका है, वो सिर्फ़ बंदूक है। अब बंदूक पे तो आप किसी कौम को हमेशा के लिए साइलेंट तो नहीं कर सकते। आप उसको दबा हुँ, तो नहीं सकते, आप उसको पूरी ताहयात सप्रेस नहीं कर सकते। आप एक जनरेशन को सप्रेस करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरी जो जनरेशन है वो आके आपके खिलाफ रेज़िस्ट करेगी। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी में भी इसी तरह है हुँ, कि हुँ, कहीं न कहीं जाके आपको रेज़िस्टेंस फ़ेस करनी पड़ेगी। और आज बलोच जो यंग जनरेशन है, वो बात नहीं सुनते। वो आज अगर आप इस वक़्त तो पोज़ीशन सिचुएशन ये है कि आप अगर किसी यंगस्टर से ये कहें कि डेमोक्रेटिक तरीका अपनाएँ, तो वो आपके खिलाफ हो जाता है कि आप किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के साथ कोई नरम गोशा रखते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं हो सकती। जो यंग जनरेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए हैं। वो कहते हैं हल सिर्फ़ ये है कि आपके सामने वाले के हाथ में बंदूक है, अगर आपने उसके साथ मुकाबला करना है, उसके साथ आपने बातचीत करनी है तो उसी की ज़बान में करें, क्योंकि चूँकि उसके हाथ में बंदूक है तो आपको भी बंदूक उठानी पड़ेगी अगर उससे उसको अपना मैसेज देना है। ये सिचुएशन है बलूचिस्तान में और ये सिचुएशन पाकिस्तान ने खुद क्रिएट की है। अपने जो पास्ट है पूरा पाकिस्तान का। आप किसी हुँ, भी लीडरशिप को उठा लें, किसी टाइम के आप प्रिंस करीम खान को उठा लें, जो हमारा जो आप शुरू-शुरू में आपने ज़िक्र किया था, हमारे राजा, उनका भाई है। राजा को जेल में डाल दिया और भाई ने जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू की। उसके बाद नवाब नौरोज़ खान, वो भी हमारे एक एल्डरली थे। उन्होंने आर्म स्ट्रगल की। जो कुरान जिसको इस्लाम के मज़हब में एक बहुत ज़्यादा बहुत आला मकाम दिया जाता है और उस पे कसम उठाने के बाद तो बात ख़त्म हो जाती है। उस पे कसम उठाया गया पाकिस्तान ने बाकायदा नवाब नौरोज़ ख़ान को स्ट्रगल ख़त्म करके बातचीत करने के लिए नीचे बुलाया कि आपकी सारी
जो शर्तें हैं, आपकी जो सारी डिमांड्स हैं, वो पूरी की जाएँगी। जब नवाब नौरोज़ खान नीचे आए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। 80 इयर्स ओल्ड, उनको जेल में डाल दिया और उनके जो सारे साथी थे, उनके सामने उनको फांसी पे लटका दिया गया। तो ये जो डेफ़िसिट ऑफ ट्रस्ट है, ये पाकिस्तान ने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से खुद क्रिएट किया है। तो इस वजह से आज बलोच जो यंग जनरेशन है, वो पाकिस्तान पे किसी तरह का ट्रस्ट नहीं करना चाहते और जो अगर थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, तो उस पे भी ट्रस्ट खत्म हो जाता है। आज ये सिचुएशन है बलूचिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये भी कहती है, जब मैं एस्टेब्लिशमेंट कहती हूँ मेरा मतलब आर्मी से ही है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ है तो वो आर्मी है और आर्मी सब करती है, वहाँ खेती भी आर्मी, बिजनेस भी आर्मी, करप्शन भी आर्मी, मतलब खुद ही जज है, खुद ही कोर्ट लगा लेते हैं, खुद ही उसमें वो भी होते हैं, कल्प्रिट भी होते हैं। तो ये आर्मी ये कहती है कि मैं सुन रही थी डीजीआईएसपीआर को, उन्होंने ये कहा कि एक तो ये मीडिया जो हमारा नाराज बलोच करके इनको बहुत सर चढ़ाता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मिसिंग तो कहीं पे भी हो सकते हैं लोग, उन्होंने तो खैर इंडिया का भी नाम ले दिया। बट वो कहते हैं कि मिसिंग तो कहीं पे भी लोग गुम हो सकते हैं। तो बलूचिस्तान में भी लोग गुम हुए हैं। तो आज मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किसी के मिसिंग होने में और फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस में बलूचिस्तान में क्या अंतर है? अ, उन्होंने इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाया है कि हमारे यहाँ इसको मिसिंग पर्सन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक गलत टर्मिनोलॉजी है। मिसिंग तो अगर कोई आज मैं कॉन्टैक्ट अपना सबके साथ ख़त्म करूँ, आज के बाद मैं मिसिंग हूँ। जबकि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ, मैं अपने जो पर्सनल हैं, सारे अफ़ेयर्स खुद चला रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए मैं मिसिंग हूँ। जो मिसिंग पर्सन के तरफ पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर इशारा कर रहा था, वो मिसिंग नहीं है किसी तरह से भी। वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड हैं। अब मेरा कोई अपना पाकिस्तान आर्मी रात को मेरे घर पे रेड करे और उस बंदे के हाथ-पैर बाँध के गाड़ी में डाल के ले जाए। वो मिसिंग नहीं है। मुझे पता है वो पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में है। तो अगर वो ये कहता है कि इंडिया में लोग मिसिंग हैं, अमेरिका में हैं, बर्तानिया में हैं, यूरोप में हैं, वगैरह, 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 ये हो सकता है। लेकिन जो पहली मिसिंग जो मैंने इशारा दिया था कि आज के बाद मैं अगर सबके साथ कॉन्टैक्ट खत्म कर दूँ, तो मैं सबके लिए मिसिंग हो जाऊँगा। इन मुल्कों की तरफ जो वो इशारा कर रहा था, इन मुल्कों में आर्मी आके घरों पे रेड करके किसी को ज़बरदस्ती उठा के नहीं लेके जाती। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें फ़र्क करना लाज़मी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिसिंग एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयर्ड। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती उठा के गायब किया जाता है, उनको ना कोर्ट्स में पेश किया जाता है, ना उनके लोगों से उनकी मुलाकात की जाती है, उनको एक छोटे से कमरे में रखा जाता है। जो लोग वहाँ से फिर निकल के आते हैं, वो अपने सारे किस्से बयान करते हैं कि वहाँ उनके साथ हुआ क्या-क्या है। तो हुँ। वो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो किस तरह से उन लोगों को रखते हैं। अब अगर खुशकिस्मती से लकीली कोई ज़िंदा वापस आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लकी है कि वो ज़िंदा वापस आ गया। अदरवाइज़ तो होता क्या है कि जब भी बलूचिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो आर्मी पे कोई अटैक करें, उसके बदले में अपनी आर्मी का मोरल और अपने लोगों को दिखाने के लिए कि भई हम कुछ कर रहे हैं, वो क्या हुँ। करते हैं, जो उनके पास पहले से बंद लोग हैं, उनमें से 5, 8, 10 उठा के आके मार के फिर उसको बताया जाता है कि ये एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये इन्होंने आर्मी पे कोई हमला किया था तो जवाबी कार्रवाई में ये लोग मारे गए। जबकि होता ये है कि सारे वही लोग होते हैं जो पहले से उनकी कस्टडी में हैं। उनकी बॉडीज़ आप अगर किसी भी जो एनफोर्स्ड डिसअपीयर्ड बंदा है, जिसको फेक एनकाउंटर में पाकिस्तान आर्मी ने मारा है, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आज दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। अगर हुँ। उसका मेडिकल किया जाए तो उनसे ये पता चल चल जाएगा कि इस बंदे ने सालों से सूरज या धूप नहीं देखी। उनके चेहरे, उनके उनका जो जिल्द है, उसका कलर इस तरह से हो जाता है कि उनको सूरज दिखा ही नहीं है। हुँ। तो ये एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव है और
वो किसी न किसी तरह से एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं अपने इस आर्गुमेंट से, कि किसी न किसी तरह से उसको जस्टिफ़ाई किया जा सके। क्योंकि इट्स एन इल्लीगल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। किसी को भी अगर आप एनफोर्स्ड डिसअपियर करें, और पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है उसका, हुँ, लेकिन फिर भी वो ये क्राइम कर रहा है। तो अपने हुँ। आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए वो इस तरह के नैरेटिव्स दुनिया के सामने लाते हैं, दुनिया को कन्फ्यूज़ करने के लिए, दुनिया को मिसगाइड या मिसलीड करने के लिए। लेकिन हकीकत बहुत डिफरेंट है, बलूचिस्तान में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं। हम लोग तो सिर्फ़, या आप लोग या कोई दूसरा सिर्फ़ सोशल मीडिया में कुछ देख सकता है, या फिर कोई न्यूज़ चैनल आपकी तरह का कोई जर्नलिस्ट अगर बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है, तो लोगों को एक मैसेज जाता है। अदरवाइज़ जो ग्राउंड में है वो इससे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंभीर सिचुएशन है, वहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन है। ये तो अब लोगों को जर्नलिस्ट को ले जाने वाले हैं वहाँ पर जहाँ पर जाफर एक्सप्रेस जो थी वो हाईजैक की गई थी और बीएलए क्लेम करती है कि उसने जितने भी हॉस्टेजेस लिए थे 240 समथिंग उन सबको उसने मार दिया। वहीं पाकिस्तानी आर्मी का क्लेम इसके ठीक उलट है और वो बीएलए को हैवी कैजुअलिटीज की बात करते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ जब भी कोई फ्रीडम फाइटर्स का अटैक होता है, तो वो पहले से कस्टडी में मौजूद लोगों को उठा के वहाँ पे जाके मार के फेंक देता है और कहता है कि ये जो है ना मुकाबले में मारे गए हैं। ये फाइटर्स थे और हमने इनको मुकाबले में मारा है, जो एक झूठ है। दूसरी बात, जो बीएलए है उसने अपने स्टेटमेंट मीडिया में शाये किए हैं, जारी किए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे 12 जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो शहीद हो गए हैं। 5 उसमें जो थे वो फ़िदायीन थे, जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मिशन पे थे, और उसके अलावा 7 जो दीगर फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी वहाँ पे डेथ हुई है, शहादत हुई है। तो वो क्लेम कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि हमारे ये लोग शहीद हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो फ़ॉल्स क्लेम्स दुनिया के सामने लाती है इस वजह से कि उसकी जो आर्मी है, उसको इंटरनली भी बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस का सामना है इस वक़्त पाकिस्तानी आर्मी को। क्योंकि 70% वो पाकिस्तान का पूरा बजट खा जाते हैं, और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो इस वक़्त किस तरह का से है, मुझे उस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ पे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तानी पब्लिक है, वो भी उनका भी एतबार उठ गया है कि आप इतने पैसे खा रहे हो हमारे टैक्स पेयर्स के, और हमें सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, हम कहीं पे अपने आप को सेफ ही नहीं फ़ील करते। तो ये किस चीज़ के आप 70% के का बजट खा रहे हो? जब आप हुँ, जब भी कोई बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मसला हो जाता है, वो ब्लेम सारा उठा के डाल देते हैं हिंदुस्तान पे या फिर अफ़गानिस्तान पे। भाई, आपको 70% बजट इसी वजह से दिया जाता है कि बकौल आपके कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आप अपने लोगों को हिंदुस्तान से सेफ़गार्ड करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। तो क्या सेफ़गार्ड कर रहे हैं? जब आपके अंदर हर होने वाले मसले के ऊपर आप ब्लेम डालते हैं इंडिया पे, तो आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो? ये जो हॉस्टेजेस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि लफ्ज़ हॉस्टेज मैं यूज़ ना करूँ, क्योंकि हुँ, ये पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल थे, और हुँ, जो आम लोग थे वो उनको पहले ही दिन छोड़ दिया गया था। आप उसकी वीडियोज़ मीडिया में आई हैं। वो खुद ये बता रहे हैं, जो सो कॉल्ड हॉस्टेजेस थे, वो खुद ये बता रहे हैं कि हमें उन लोगों ने जाने दिया। हमें बताया बोला गया कि हम आपको हार्म नहीं करेंगे, आप आम लोग हो, आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप जा सकते हो। जो फैमिलीज़ हुँ, थी, जो बच्चे थे, जो एल्डरली थे, जो सिविलियंस थे, उन सबको छोड़ दिया गया। हुँ, जो पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल थे, चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान का पपेट चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है कि ऑफ ड्यूटी जो आर्मी पर्सनल होता है, वो आर्मी पर्सनल नहीं होता, वो एक सिविलियन होता है। ये पता नहीं उनकी डिक्शनरी में शायद इस तरह हो, लेकिन ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, और उन्हीं के पर्सनल थे। उनको उन्होंने उठाया, और फिर भी
उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से बात करने की कोशिश की कि भई एक्सचेंज जो प्रिज़नर्स क है, वो हम आपके लिए आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। एक्सचेंज ऑफ हुँ, प्रिज़नर्स करते हैं, आपने जो हमारे लोग उठाए हैं, आप उनको छोड़ दो, हम आपके बंदों को हुँ, छोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अपनी आर्मी के लिए कोई ख फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने क्या किया दूसरे दिन 200 कफ़िन्स उठा के जो इंसिडेंट वाली जगह है उस एरिया में भेज दिए ताकि जो लोग मरे उनको फिर कॉफ़िन्स में डाल के उनके इलाकों में भेज दिया जाए। मतलब कोई नेगोशिएशंस नहीं, कोई बात नहीं और ताकत यूज़ करने की कोशिश की गई। अगर बीएलए ये क्लेम करता है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के इतने लोग मारे हैं तो जस्टिफाइड है। पहली सवाल तो ये है कि वो बलूचिस्तान में करने क्या जाते हैं? जब आप वहाँ पे जाके बलूचों को मारेंगे और वहाँ पे आप जो पाकिस्तानी कब्ज़ा है उसको मज़बूत करेंगे और जो बलोच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या जो बलोच एजुकेटेड है यूथ है, आप उठा-उठा के उसको फिर मार के फेंक देंगे, तो रिएक्शन तो आएगा। ये तो रिएक्शन है बलोच का। हुँ। अभी आपने ये कहा कि आपने देखा कि जो सिविलियंस थे उन्हें छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ये भी क्लेम करता है कि जिन्हें छोड़ा गया वो तो बलूच ही थे। उस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या जवाब है? नहीं, ये सारी चीज़ें मीडिया में पड़ी हुई हैं। इसमें जो पाकिस्तानी क्लेम्स हैं या मेरे क्लेम्स हैं, हमारे क्लेम्स दोनों के बायस्ड हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक फ़रीक हूँ, बलोच हूँ, हुँ, तो हुँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और मैं बलूचिस्तान में होने वाले तमाम स्ट्रगल को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, कि वो हुँ, हमारी स्ट्रगल है, वो जस्टिफाइड एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है और मैं जितना हो सकता है हम उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक पार्टी हो गया, तो मेरा जो ओपिनियन है वो बायस्ड हो सकता है। जो पाकिस्तानी नैरेटिव है वो भी बायस्ड हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें लोग खुद आके बयान कर रहे हैं, वो तो बायस्ड नहीं है ना। अब वीडियो सारी पड़ी हुई हैं। उनको जो लोग बाज़ियाब होके आए हैं, उनके आईडी कार्ड्स मीडिया में शाये कर दिए जाएँ, कि वो हुँ, कौन हुँ, लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या थे। तो ये सारा जो नैरेटिव है जो कि बलोच पंजाबी जो पब्लिक है उसके खिलाफ है, बलोच की प पंजाबी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बलोच का जो मसला है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानी रियासत के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट रियासत के उस पूरे सेटअप का एक हिस्सा है। पाकिस्तान बहैसियत रियासत बलूच का दुश्मन है। उसने बहैसियत हुँ, रियासत बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया और बलूचिस्तान पे सारी जो क्रूएलिटी है वो पाकिस्तानी रियासत लोग बदलते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, फ़ौजी जर्नैल बदलते रहते हैं, लेकिन जो स्टेट का नैरेटिव है वो नहीं बदलता, स्टेट पॉलिसी नहीं बदलती। तो बलूच का मसला उस स्टेट से है। किसी पंजाबी आम बंदे से नहीं है। वीडियोज़ मौजूद हैं सोशल मीडिया पे भी हैं और ये शाया भी हुई हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो एक दफ़ा एक जगह जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही होती है गैस की, हुँ, वहाँ पे वो अटैक करते हैं। वहाँ से जो लोग मज़दूरी कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल में मज़दूर होते हैं, हुँ, उनको पकड़ते हैं, उनको कोई एक थप्पड़ भी नहीं मारता, बल्कि उनको कहते हैं कि आप लोग अपने घरों को चले जाओ। फिर जो जो कमांडर होता है जो फ्रीडम फाइटर्स का उस वक़्त उस पॉइंट पे, वो उनसे हुँ, पूछता है कि भई आपके पास वापस जाने का किराया है, पैसे हैं? वो कहते हैं नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो अपनी जेब से पैसे निकाल के सबको पैसे देता है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है। पैसे दे के उनको छोड़ देता है कि आज के बाद बलूचिस्तान मत आना। और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी पकड़े गए हैं बहुत सारे, उनको उनके भी इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। उनको पकड़ हुँ, के ये कहा जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि आप जस्टिफ़ाई करो कि अगर आज आपको सज़ा ना दी जाए तो क्यों? हुँ, क्यों आपको पनिश ना किया जाए? हुँ, आप हिंदुस्तान में किस लिए आए? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो खुद अपनी ज़बानी बताते हैं। तो ये जो स्टेट नैरेटिव है, मैं के पहले भी बोला था कि स्टेट मशीनरी जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
उनके पास वसाइल हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास फ्रीडम है कि वो फ्रीली कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे बात कर सकते हैं, कहीं पे अपना जो नैरेटिव है वो पहुँचा सकते हैं, उनके पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूनाइटेड नेशंस है उनके पास दूसरे इदारे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो एक प्लेटफ़ॉर्म है वो आप जैसे जर्नलिस्ट्स हैं, जो हमारी बात सुनें और हमारी बात को आगे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, बलूचिस्तान के लोग चाहते क्या हैं, बलूचिस्तान के लोग सोचते क्या हैं, बलूचिस्तान के लोगों का क्या इरादा है या प्रोग्राम है या इंटेंशंस हैं कि वो आगे जाके बलूचिस्तान में क्या होने वाला है। तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी आवाज़ बनें, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया है उसके खिलाफ थोड़ा-सा काउंटर आर्गुमेंट भी मीडिया में आए ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत में हो क्या रहा है। श्योर मुमताज़ बलोच, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में जाके बात की है और जो तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका इतना ही ईमानदारी के साथ जवाब दिया है, इतना डिटेल में जाकर जवाब दिया है। थैंक यू सो मच मुमताज़ बलोच। टेक केयर। नमस्कार। आपका भी बहुत शुक्रिया मौका देने का, हमारी बात सुनने का। ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।